गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाटपिपला से एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर था या फिर आधुनिक कृषि है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो आधुनिक कृषि है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है हरित क्रांति पर आधारित कृषि, सेकेंड है टिकाऊ कृषि और तीसरा हमारा आता है जैव प्रौद्योगिकी या ट्रांसजीनिक कृषि। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर हम हरित क्रांति पर आधारित कृषि को डिस्कस करेंगे, सेकंड नंबर पर टिकाऊ कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड हमारा आता है कि जैव प्रौद्योगिकी या फिर ट्रांसजीनिक कृषि क्या होती है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति पर आधारित कृषि या फिर इसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। ठीक, इस कृषि का जो प्रथम पहलू होता है बच्चों, उसमें हम देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस पर कृषि को केंद्र बिंदु मान करके कृषि से संबंधित सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं भी प्रारंभ की गई। यानी कि 5 साल में जो कृषि से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना में जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई रहा। यानी कि कृषि से रिलेटेड जो सिंचाई है, ठीक है, उसको मेन बिंदु मान करके यहाँ पर जो है प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जिसमें सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई कि इसके अंतर्गत क्या था, सिंचाई पर कंसंट्रेट किया या फिर उसका मेन उद्देश्य सिंचाई रहा। ठीक, सिंचाई था, जिसमें सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई। सिंचाई परियोजना में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की गई। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी प्रारंभ की गई। इसी के अंतर्गत जो है गंडक परियोजना भी प्रारंभ की गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये विभिन्न योजनाओं का प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी कि ये जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना थी इसका भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना भी प्रारंभ की गई और गंडक परियोजना भी प्रारंभ की गई और इनको सफलतापूर्वक कंप्लीट भी किया गया। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था कि सिंचाई के साधन जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाना या फिर सिंचाई के लिए जो है पानी की मात्रा को कृषकों तक उपलब्ध करवाना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम जब बात करें 1950 से लेकर के 1968 के काल को, तो इसको हम पूर्व हरित क्रांति युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्व हरित क्रांति युग। ठीक है, उसके बाद में 1968 से लेकर के 1988 तक का जो काल था, उस समय को हम हरित क्रांति युग भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हरित क्रांति युग, यहाँ पर हमने इतना डिस्कस करने के बाद में हरित क्रांति से रिलेटेड 2 वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला हमारा आता है कि जो विश्व में हरित क्रांति लेकर के आए थे, विश्व में हरित क्रांति डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि पूरे विश्व में हरित क्रांति लेकर के आए थे। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति लेकर के आए थे। तो बच्चों ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि विश्व में हरित क्रांति लेकर के कौन वैज्ञानिक आए थे, तो उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और जो है कि भारत में हरित क्रांति लेकर के आए थे वो कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो ये 2 वैज्ञानिकों के हमें नाम याद रखने हैं, इनके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है 1950 से लेकर के 1968 तक का जो काल था उसको हम पूर्व हरित क्रांति युग भी बोलते हैं। ठीक है, और 1968 से लेकर के 1988 तक का जो काल था उस काल को हम हरित क्रांति युग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसका जो सन है
जो कि बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, उसका ईयर है 1965 से लेकर के 66। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1965 से लेकर के 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, कृषि के क्षेत्र में अब मेन हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें यहाँ पर फसलों का प्राप्त हुआ, ठीक। इसमें कृषि के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई, यानी कि कृषि के क्षेत्र में हमने उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जीविका उपार्जन को ध्यान में ना रख करके क्या है, हमने व्यापारिक दृष्टिकोण या फिर इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी कि जिसको हम सघन कृषि भी कहते हैं, उस पर हमने विशेष ध्यान दिया। सघन खेती यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को बो करके क्या थे, यहाँ पर प्रोडक्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना था। यहाँ पर केवल जीविका उपार्जन के लिए हम कृषि ना करके क्या था, हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण से कृषि का उत्पादन करना था। बच्चों, इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं कि जहां हमारी कृषि जीविका उपार्जन को लेकर की जाती थी, वहां से हमने क्या करा, प्रोडक्शन को बढ़ा करके एक निर्यातक देश की गिनती में आना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले क्या करते थे हम, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता था तो भूखमरी को ख़त्म करने के लिए हम विदेशों से खाद्यान्न की पूर्ति करवाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया कृषि में, यानी कि जब हम मॉडर्न कृषि की ओर आगे बढ़े तो हमने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा और हम एक निर्यातक देश की श्रेणी में आने लगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि भारत को आयातक देश से निर्यातक देश में परिवर्तित करने का चमत्कार हमारे हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो पाया है। हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था बच्चों, किस आधार पर हरित क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो हमने हरित क्रांति के दौर में क्या हुआ कि उच्च गुण वाली यानी कि उच्च उपज देने वाली किस्मों का हमने विकास करा और उनका प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया। उसी के साथ साथ रोग निरोधक क्षमता वाली किस्म थी जिनका हमने उपयोग करा, ठीक। उसके बाद कम समय में पककर तैयार हो जाने वाली किस्मों को हमने ग्रो करवाना प्रारंभ किया, यानी कि ये जो कैरेक्टर थे ये उन्नतशील किस्मों में थे, ठीक है। जैसे हमने सर्वप्रथम गेहूं की बात करें तो गेहूं में हमने सोनारा 64 वैरायटी जो कि बोनी किस्म थी, इसको बोना प्रारंभ किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, ठीक बच्चों। जो गेहूं की सोनारा 64 वैरायटी है, इसको हरित क्रांति के जिनको हम जनक कहते हैं या फिर विश्व में हरित क्रांति जो लेकर के आए थे उनके द्वारा विकसित की गई थी, उनके द्वारा यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित की गई वो वैरायटी कौन सी थी, सोनारा 64, ठीक है बच्चों। सोनारा 64 वैरायटी इन्होंने विकसित की, जिसके द्वारा हरित क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। यानी कि ये वैरायटी खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए उत्तम वैरायटी थी। अब इन्होंने जब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं, इन्होंने हरित क्रांति लाई थी। इसी के कारण इनको क्या है 1970 यानी कि 1970 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसी उपलब्धि के कारण, ठीक है बच्चों। अब इनको क्या है कि हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति के जनक हम किनको कहते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और यदि भारत में हरित क्रांति लेकर आए थे उनके नाम की बारे में चर्चा करें तो हम भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक कहे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1965 और से 1966 में जो है गेहूं की वैरायटी सोनारा 64 के द्वारा हरित क्रांति आई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोनारा 64 उन्नतशील किस्मों को ग्रो करवाने पर प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, ठीक है। वहीं भारत में विकसित यानी कि भारत के जनक कौन थे हरित क्रांति के, MS स्वामीनाथन थे, जिन्होंने सोनालिका, कल्याण सोना जैसी उन्नतशील किस्मों को डेवलप किया, ठीक है, जिनसे हमें प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त हुआ, ठीक बच्चों। तो MS स्वामीनाथन द्वारा डेवलप वैरायटी कौन सी थी, सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है।
ये गेहूं की प्रमुख वैरायटी थी जिनके कारण से हरित क्रांति में एक आशातीत प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। ठीक बच्चों, अब इनके अलावा हम दो फसलों की बात करते हैं। जब हरित क्रांति की बात करेंगे प्रमुख रूप से तो हमारी गेहूं की फसल थी और सेकंड रूप से धान, यानी कि हरित क्रांति में इन दोनों फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, प्रमुख रूप से हम गेहूं की बात करते हैं और धान की। हरित क्रांति जिनके द्वारा संभव हो पाई वो दो कौन सी एक फसल थी, गेहूं और धान। ठीक बच्चों, ये गेहूं की उन्नतशील वैरायटी सोनारा 64, सोनालिका और कल्याण सोना जो कि उन्नतशील किस्म है। ठीक है, जिनका हमने गेहूं के रूप में यहाँ पर उगाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं धान के क्षेत्र में जो प्रमुख वैरायटी थी उसको किसने डेवलप किया था। ठीक है, किसके द्वारा वो वैरायटी विकसित है। ठीक, तो धान के क्षेत्र में यदि हरित क्रांति में जो प्रमुख योगदान देने वाली किस्म थी वो कौन सी थी, IR8। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जहां जो कहां पर स्थित है, फिलीपींस में स्थित है, इसके द्वारा विकसित की गई वैरायटी थी ये कौन सी, IR8। ठीक बच्चों, ये फिलीपींस द्वारा विकसित की गई थी। और भारत में जो धान की किस्म विकसित की गई थी जिन्होंने हरित क्रांति में प्रमुख रोल निभाया है वो है पहली पद्मा और जया। ये दो धान की वैरायटियां थी जिनके कारण से क्या है, हरित क्रांति में प्रमुख योगदान रहा। इन वैरायटियों का हरित क्रांति में प्रमुख योगदान रहा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसी प्रकार से क्या है कि जो हरित क्रांति है वो हमारे देश में आई और हरित क्रांति के थ्रू हमने क्या करा, कौन कौन सी फसलें थी जिनका प्रमुख योगदान रहा उसके बारे में डिस्कस करा। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति लेकर के कौन आए थे, उनको कौन से सन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में डिस्कस किया। और जो धान की प्रमुख वैरायटियां और फिर गेहूं की प्रमुख वैरायटियां जिनका प्रमुख योगदान हरित क्रांति में रहा है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।